और अब खबरें आपको दिखाते हैं विस्तार से। आप नॉन स्टॉप 100 देख रहे थे, जिसमें आज की 100 खबरें हमने आप तक पहुंचाई। और अब आज की बड़ी खबर, कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपी विकास दुबे अब तक फरार है, लेकिन उसके दबदबे के बारे में दंग करने वाले लगातार खुलासे हो रहे हैं। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस विभाग में विकास दुबे का 1-2 नहीं बल्कि 200 पुलिस वाले मददगार रहे। ये वो पुलिसकर्मी थे जो विकास के लिए गुर्गे की तरह काम करते। ये सभी पुलिसकर्मी रडार पर हैं। इन सभी के मोबाइल सीडीआर खंगाले जा रहे हैं। विकास दुबे के इलाके में समानांतर सत्ता चल रही थी। थाने में तहरीर आता तो पहली सूचना विकास दुबे तक पहुंच जाती। ज्यादातर पेचीदा मामले विकास दुबे अपने घर पर सुलझाता था, यानी केस का फैसला अदालत की बजाय विकास दुबे अपने घर पर ही कर देता। इस मामले में निलंबित बीट दारोगा के शर्मा से पूछताछ हुई है, जिसने बताया कि 2 जुलाई को शाम 4 बजे विकास दुबे ने धमकी दी कि थानेदार को समझा लो, नहीं तो बिकरू गांव से लाशें उठेंगी। विकास दुबे इस तरह से सरेआम पुलिस वालों को भी धमकाता रहा, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि पुलिस वालों ने एक साथ मिलकर इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई नहीं की। तो यूपी पुलिस में ही तकरीबन 200 क्या मददगार हैं इस विकास दुबे के, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। वहीं कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपी विकास दुबे अब यूपी के टॉप 3 अपराधियों की लिस्ट में शामिल हो गया है। विकास दुबे के अलावा 2 ऐसे अपराधी हैं जिनके ऊपर 2.5 लाख का इनाम है। इनमें से एक है मेरठ का मोस्ट वांटेड बदन सिंह बद्दो, जो कि फरार चल रहा है, और दूसरा पश्चिमी यूपी का दुर्दांत अपराधी आशुतोष है। इस पर भी 2.5 लाख का इनाम है। ये 3 चेहरे, जिनमें से 2 की तस्वीर आप इस वक्त नहीं देख रहे हैं, ये 3 ऐसे हैं जो यूपी के टॉप 3 अपराधियों में शुमार किए गए हैं। तीनों के ऊपर 2.5 लाख रुपए का इनाम है, लेकिन अभी तक ये पुलिस की पकड़ से दूर हैं। उधर बिल्हौर थाने की प्रभारी विनय तिवारी इस मामले में संगीन आरोपों के घेरे में है। थाना प्रभारी के खिलाफ विभाग के बड़े अफसर शिकायत करते रहे। शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा ने भी थाना प्रभारी की शिकायत एसएसपी अनंत देव से की थी। तीनों की बातचीत देवेंद्र मिश्रा के मोबाइल में दर्ज है। देवेंद्र मिश्रा की बेटी ने वो बातचीत पुलिस विभाग को सौंप दी है। सुनिए आपस में क्या हुई थी बातचीत। हेलो जैन सर। जी सर। हेलो सर आवाज आ रही सर? हाँ, ये भी है ना बिल्हौर? जी सर। जैन सर आदेश। ये तुम 7 मुलजिम पकड़े भैंस चोरी में, और तुमने 5 को छोड़ दिया। सर मैंने कल आपको बताया भी था सर, ये उससे रिलेटेड थे नहीं सर। सीओ साहब के संज्ञान में थी, हमको तो बताया थे तुम कि कई 5 नहीं, ये आपने सीओ साहब को बताया? आपको सर बताया था सर ये बात सर। मूड कहीं कि मैं कौन मुझे मुझसे क्या मतलब? भाई सीओ देख रहा है वहाँ पर, गलत है कि सही है सीओ जाने। नहीं सर, इसमें यशो ककवन ने कहा इनसे कि साहब मुझे 7 दे दीजिए। इन्होंने कहा बहुत बड़ा मैं गुड वर्क करूंगा, बहुत बड़ा गुड वर्क करूंगा, और उसको जाकर के एक बुढ़ा 70 साल का दे दिया, एक वो कर दिया, बाकी सर छोड़ दिया सर 5 मुलजिम। और अब मैं यशो ककवन बता देंगे पूरी बात। बिल्कुल ईमानदारी से आप पूछ लें। अभी नहीं तो 2 दिन तक वो 7 मुलजिम बैठे रहे, 2 दिन तक मुलजिम बैठे रहे 7। तुमने सीओ से पूछा? जब सीओ के संज्ञान में था तो सीओ को पहले कन्विंस करते कि भाई ये ऐसा ऐसा क्या करना है, तब आप बताते। मैं आज सर उपलब्ध नहीं हो पाए सर। मैं आज भी सर के पास गया था साहब के। आज तो मेरी ड्यूटी लगी थी आगरा में। आप कब मुलजिम आज से थोड़ा बैठे हैं? मुलजिम 3 दिन से बैठे हैं सर। कोई मैंने मतलब क्या आपको सीओ से मतलब नहीं है? आप जो है रेप वाला मुलजिम आपने छोड़ दिया, मुझसे बताया तक नहीं। अगर रेप वाला मुलजिम का जब मर जाती लड़की तो सीओ सस्पेंड होता था वो। आप जो नहीं अपने बिना मनमानी कर रहे हैं आप। किसकी बात कर रहे हैं साहब? मैं कह रहा हूँ जो पब्लिक वालों ने पकड़ा था उसमें भी आप इसी तरह किए हैं। अभी वो आदि मुकदमा भी है, जिसकी लड़की थी वो भी है, कटियार को जो छोड़ा गया था वो भी है। मेरे पास पूरा मैं सामने पेश कर सकता हूँ सर। आप बिल्कुल वो कर लें, आपके नॉलेज में सर बात डाली थी। वो लड़की को सर मैं ही लाया था पकड़ करके लड़के को। तो क्यों छोड़ा गया कटियार को? आपने मुझसे बताया था क्या कि मैं छोड़ रहा हूँ? 7 मुलजिम वहाँ 7 पकड़े गए, और 7 में पकड़ने के बाद सीओ के संज्ञान में था, और वहाँ पर पूरी बात ही तो सीओ साहब बताते कि साहब ये निर्दोष है, ये दोषी हैं।
सर सीओ साहब से मेरा संपर्क नहीं हो पाया, ये बात क्यों नहीं हो पाया है। मैं अभी भी आदमी, हमसे संपर्क हो सकता है, फोन क्यों नहीं हुआ संपर्क? फोन से बताते आप सर ये जरूर मुझसे गलती हुई है, बाकी मैं 12 बजे बिल्लाओर से चला हूँ छोड़ा है, किसी आदमी को गलत तरीके से छोड़ा है सर। अभी आप जाइए मेरे पास बैठ कर पूरी बात बताइए, और अगर ये सही हो, आप कन्विंस हो सीओ साहब, तो ठीक है, नहीं एक रिपोर्ट दीजिए इनके खिलाफ। मैं सर आगरा आ गया हूँ सर। एसओ विनय तिवारी को लेकर शिकायत को अनसुनी किया गया और ये लगातार होता रहा जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। आखिरकार 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपी विकास दुबे कहां फरार हो गया है, इस वक्त देश के सामने यही सबसे बड़ा सवाल है। 4 दिन गुजर चुके हैं, बीत गए हैं, लेकिन विकास दुबे का कहीं भी सुराग पुलिस के पास नहीं है। विकास की तलाश में यूपी में जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं। विकास दुबे पर 2.5 लाख का इनाम घोषित किया गया है। उसे पकड़ने के लिए उसके करीबियों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। ये 5 अलग अलग तस्वीरें फिरोजाबाद, लखीमपुर, उन्नाव की आपके सामने हैं, जहां पर एक तरफ विकास के करीबियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, तो लेकिन दूसरी तरफ 4 दिन गुजर जाने के बावजूद अभी तक विकास दुबे पकड़ में नहीं आया है। अब सवाल यह है कि क्या इस वक्त भी कोई ऐसा है जो उसको बचाने की कोशिश कर रहा है और पुलिस कुछ कर नहीं पा रही, क्योंकि 200 पुलिसकर्मी भी इस पूरे मामले पर पुलिस के रडार पर हैं, जिनके मोबाइल फोन खंगाले जा रहे हैं कि आखिर वो लोग कैसे विकास दुबे को अपना सपोर्ट देते थे। सीओ बिल्लौर के ऑफिस, एसपी रूरल के ऑफिस एवं एसएसपी की कॉन्फिडेंशियल एवं जो क्लरिकल ऑफिस जिसमें जो दंड बाबू के ऑफिस, सब में चेक कराया गया है। इनमें से रिसीविंग एवं डिस्पैच रजिस्टर, इन दोनों में ना तो इस चिट्ठी के संबंध में कोई उल्लेख है, ना तो 14 तारीख को एसओ के खिलाफ कोई अन्य रिपोर्ट रिसीव हुआ है। इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं है, ना कोई इस संबंध में कोई फाइल यहाँ पे पाए गए हैं। फिर भी इस संबंध में और भी गहराई से हम जांच कर रहे हैं कि इस चिट्ठी का जो जेन्युइनिटी के संबंध में हम लोग और जांच कर रहे हैं। जो भी तथ्य सामने आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उधर विकास दुबे के खिलाफ सबूतों की तलाश में यूपी पुलिस तमाम जगहों पर छापेमारी कर रही है। विकास दुबे के घर के करीब एक कुएं को भी पुलिस खंगाल रही है। पुलिस को शक है कि कुएं में पुलिस से छीने हथियार हो सकते हैं। हम इस वक्त कानपुर के उसी बिकरू गांव में हैं, जहां विकास दुबे ने ताबड़तोड़ फायरिंग करवाकर 8 पुलिस वालों को शहीद कर दिया। अब पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है और सबूत तलाशने की कोशिश कर रही है। हम जिस जगह पर खड़े हैं, यहाँ पर एक कुआं बना है जो कि गांव के बीच का कुआं है, और पुलिस को शक है कि इसके भीतर भी तमाम सबूत हो सकते हैं। लिहाजा पुलिस ने इसको खंगालने का फैसला किया है, और चूंकि ये अंदर से काफी गंदा है और गहरा है, इसीलिए इसके अंदर का पानी निकालने के लिए यहाँ पर पंपिंग सेट लाया गया है, जिससे इसका पानी निकाला जाएगा और उसके अंदर देखा जाएगा कि किसी तरीके का सबूत है या नहीं है। और ये कुआं जो है वो ठीक घर के बगल में है विकास दुबे के, और जिस रात ये घटना हुई पूरी, उस रात इसके अंदर तमाम जो है यहाँ पर हड़बड़ी में तमाम लोग भागे थे। कहीं कोई इसमें गिर तो नहीं गया, या फिर कोई सबूत या फिर पुलिस के हथियार इसमें तो नहीं चले गए, क्योंकि पुलिस के तमाम हथियार भी गायब हैं। इसके लिए तमाम कोशिश पहले हो रही थी। यहाँ पर तार का कनेक्शन लाया गया, रस्सी के जरिए यहाँ पर हुक बना करके कोशिश की गई कि इसके अंदर से निकालने की और तलाशने की कोशिश की जाए। जब कामयाबी नहीं मिली, उसके बाद अब पंपिंग सेट लाया गया। आप देख सकते हैं ये हुक है, इसके जरिए पहले निकालने की कोशिश हुई जिससे कि कुछ इसके अंदर से सबूत इकट्ठा हो सके। उसके बाद ये पंपिंग सेट लाया गया है, और ये पंपिंग सेट लगा करके इसके अंदर से तलाशी ली जाएगी कि आखिरकार इसके भीतर क्या है। हो सकता है इसके अंदर कोई सबूत मिले, लेकिन पुलिस को आशंका है कि इसके अंदर कुछ ऐसा सुराग मिल सकता है जो उस रात की भगदड़ में और ताबड़तोड़ फायरिंग के बीच में जो कुछ हुआ उस पर कुछ रोशनी डाल सकता है। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, कानपुर आज तक। नमस्कार, शाम के 4:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आप चैन की नींद सो सकते हैं, क्योंकि सरहद पर हमारे जाबाज दिन रात अलर्ट रहते हैं। लद्दाख में फॉरवर्ड एयरबेस पर वायुसेना के वॉरियर रात में भी उड़ान भरते हैं। आज तक पर आप देखिए, रात के अंधेरे को चीरते हुए वायुसेना का ऑपरेशन मिडनाइट, और इसकी ये 3 तस्वीरें। चिनूक हेलीकॉप्टर, अपाचे हेलीकॉप्टर और MiG-29 की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जब आसमान में इनकी गर्जना होती है, दुश्मन दहशत में होता है और हिंदुस्तान चैन की सुकून की नींद सोता है। ताकत वतन की जिन लोगों से है, उन्हीं पर यह खास पेशकश, और उसी को बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट। एयरफोर्स का ऑपरेशन मिडनाइट, चौकन्ना चिनूक, अपाचे की उड़ान, हेलीकॉप्टर से हुंकार, फाइटर जेट भी तैयार। दिन हो या रात,
वायु भी ये घातक हथियारों से लैस अपाचे हेलीकॉप्टर है जो दुश्मन के लिए उड़ती मौत। ये कारगिल में पाकिस्तान को धूल चटाने वाले MiG-29 की उड़ान ये दुनिया के सबसे बेहतरीन हैवीवेट हेलीकॉप्टर में एक शिनूक है। जब पड़ोसी चीन जैसा हो तो तैयारी भारतीय वायुसेना जैसी ही होनी चाहिए। दिन हो या रात, चीन को किसी भी वक्त जवाब देने के लिए वायुसेना पूरी तरह तैयार है और ये तस्वीरें इसकी गवाह है। जब रात के वक्त आप अपने घरों में सुरक्षित सो रहे होते हैं, तब भी वायुसेना के वीर मोर्चे पर होते हैं। इनके लिए दिन या रात सब एक है। चीन की चालबाजियों से देश की सुरक्षा के लिए वायुसेना के जांबाजों ने कमर कसी हुई है। धोखेबाजी के लिए दुनिया भर में कुख्यात चीन का कोई भरोसा नहीं। वो चालबाजी करने से पहले न वक्त देखेगा न तरीका। इसलिए LAC पर तनाव के बीच फॉरवर्ड एयरबेस पर वायुसेना अलर्ट है। आसमान में गरज रहे हेलीकॉप्टर और फाइटर विमान चीन के लिए खड़ा संदेश है। आज तक के कैमरे में कैद ये अपाचे हेलीकॉप्टर है जो फ्यूल भरने के लिए उतरा है। LAC के नजदीक अपाचे की उड़ान सरहदों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। अपाचे हेलीकॉप्टर को माउंटेन वॉरफेयर के लिए बेहतरीन माना जाता है। इसकी रफ्तार 280 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका डिजाइन ऐसा है जिससे रडार पर पकड़ना मुश्किल है। अपाचे एंटी टैंक मिसाइल से लैस है। हेलीकॉप्टर के नीचे लगी राइफल में एक बार में 1200 गोलियां दागी जा सकती हैं। एक बार में 2.25 घंटे तक उड़ सकता है। इस फॉरवर्ड एयरबेस से वायुसेना का अपाचे हेलीकॉप्टर नाइट ऑपरेशन के लिए तैयार हो रहा है। रिफ्यूलिंग की जा रही है, साथ ही इसकी जांच की जा रही है क्योंकि रात का ऑपरेशन काफी खतरों से भरा होता है। हालांकि अपाचे हेलीकॉप्टर की बात करें तो ये बहुत ही एक अच्छा हेलीकॉप्टर है, खासतौर से माउंटेन वॉरफेयर के लिए। इस वक्त जिस इलाके में भारत और चीनी सेना आमने सामने खड़ी है, उस इलाके में अपाचे हेलीकॉप्टर दिन और रात के वक्त दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। और इस वक्त न सिर्फ अपाचे बल्कि इसके अलावा चिनूक और Mi-17 जैसे हेलीकॉप्टर भी इस ऑपरेशन का हिस्सा हैं। इसके साथ ही जो लड़ाकू विमान है वायुसेना का, वो भी दिन और रात के वक्त लगातार उड़ान भर रहे हैं। वायुसेना के ऑपरेशन मिडनाइट में लड़ाकू विमान MiG-29 भी शामिल है जो 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। इसकी रेंज 1400 किलोमीटर है। ये हवा में ईंधन भरने की क्षमता रखता है। अत्याधुनिक मिसाइल से लैस MiG-29 किसी भी स्थिति में उड़ान भर सकता है। वायुसेना के इस नाइट ऑपरेशन के दौरान वायुसेना के लड़ाकू विमान Su-30 के अलावा MiG-29 हिस्सा ले रहे हैं। और जबकि अगर हेलीकॉप्टर की बात की जाए तो अपाचे, चिनूक और Mi-17 जैसे हेलीकॉप्टर नाइट फ्लाइंग का हिस्सा हैं। इस वक्त चीन सरहद पर जिस तरह से दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, ऐसे में वायुसेना दुश्मन को कोई मौका नहीं देना चाहती और इसीलिए दिन और रात 24 घंटे वायुसेना के जो लड़ाकू विमान हैं, हेलीकॉप्टर हैं, वो दुश्मन की हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। MiG-29 के अलावा लड़ाकू विमान Sukhoi-30 भी वायुसेना के रात भर चलने वाले ऑपरेशन का हिस्सा है। Sukhoi-30 भारतीय वायुसेना का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट माना जाता है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान भी सुखोई ने नाइट ऑपरेशन के जरिए अहम भूमिका निभाई थी। भारतीय वायुसेना का हर उपकरण तथा वायु योद्धा रात्रि युद्ध प्रक्रिया में निपुण है। हम हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य को भेदने में पूर्णतः सक्षम हैं। LAC के नजदीक चीन की चालबाजी से निपटने के लिए हैवीवेट हेलीकॉप्टर शिनूक भी तैयार है। शिनूक दुर्गम और ज्यादा ऊंचाई वाले स्थानों पर जवानों, हथियारों, मशीनों को ले जाने में सक्षम है। ये 20,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। लादेन के खात्मे के वक्त अमेरिका ने भी शिनूक का ही इस्तेमाल किया था। ये मल्टी रोल वर्टिकल लिफ्ट प्लेटफॉर्म वाला हेलीकॉप्टर है। ये रात में भी उड़ान भरने और ऑपरेशन करने में सक्षम होते हैं। इस वक्त हम आपको चिनूक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर का ऑपरेशन दिखा रहे हैं रात के वक्त। और इस जैसे हालात चीन सरहद पर बने हुए हैं, ऐसे में वायुसेना के एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर भी पूरी रात ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त भारतीय वायुसेना के पास ऐसे ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर 15 मौजूद हैं और ख़ासतौर से ऊंचे पहाड़ी इलाकों में जो हमारे जवान फौरन पोस्ट पर मौजूद हैं, उन तक राशन, हथियार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। 15 डिग्री तापमान और तेज बर्फीली हवाओं के बीच वायु सैनिक सरहद की निगरानी के इस मिशन में जुटे हुए हैं।
आज तक की टीम को एयरफोर्स के मिडनाइट ऑपरेशन को कवर करने का मौका मिला। रात 8 बजे शुरू हुए वायुसेना के ऑपरेशन में एक हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी। यहाँ पर तैनात सैनिक दोहरी चुनौती से निपट रही हैं। एक तरफ बर्फीले मौसम की दुश्वारियां और दूसरी तरफ चीन जैसे चालबाज। मंजीत नेगी, फॉरवर्ड एयरबेस, लद्दाख, आज तक। आसमान में आप भारत की तैयारी देख चुके हैं, अब जमीन पर तैयारियों की झलक आपको दिखा देते हैं। लद्दाख में LAC तक जाने वाली सामरिक सड़कों और पुल के लिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। आज तक की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। ये वो पुल है जिसने चीन की चिंता बढ़ाई। ये वो सड़क है जिससे शैतान चीन सख्ते में आ। सिर्फ 3 महीने में 3 पुल बने और चीन के पसीने छूटने लगे। कहते हैं हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, इरादे फौलादी हो तो चट्टानी मुश्किलों का भी चुटकियों में समाधान हो जाता है। ये पुल सीमा सड़क संगठन की रात दिन की मेहनत और जज्बे का कमाल है। इस सामरिक अहमियत वाला वो पुल है जिसके बनने से सेना के साजो सामान और हथियार बिना किसी बाधा के सीधे LAC तक पहुंच जाएंगे। सरहद पर चीनी सेना के साथ तनाव के बीच इस वक्त इस नए पुल की वजह से सेना के टैंक और बड़े हथियार आसानी से लद्दाख से लगने वाली सरहद तक पहुंच रहे हैं। लेकिन 3 महीने पहले ऐसा नहीं था। यहां पर लोहे का एक छोटा वैली ब्रिज था, लेकिन BRO ने रिकॉर्ड 3 महीने के अंदर इस नए पुल को तैयार किया है। और ऐसे करगिल से लेकर लेह तक ऐसे 3 नए पुल 3 महीने के अंदर तैयार किए गए हैं। ये नेमो ब्रिगेड है, यहाँ सेना के हजारों जवान तैनात है। BRO ने 3 महीने के भीतर यहाँ कंक्रीट का शानदार और मजबूत पुल बना दिया है। नतीजा, जहाँ पहले हवाई मार्ग के जरिए सैन्य साजो सामान सरहद तक पहुँचते थे, तो अब इन पुलों से आवाजाही होगी। पिछले 3 सालों में BRO ने काफी तेजी के साथ काम किया है। खासतौर से ऐसे पुराने सामरिक पुलों को बदलने का काम चल रहा है। ये पुराने लोहे के पुल हैं जिन्हें बदलकर अब नए कंक्रीट के पक्के पुल बनाए जा रहे हैं। अब तक करीब 20 ऐसे पुल बनाए जा चुके हैं, जबकि 20 और यानी कि कुल 40 पुलों पर काम चल रहा है। और जिसकी वजह से सेना की जो सरहद तक पहुंचने की आवाजाही है, सेना के जो बड़े हथियार टैंक हैं, उनकी आवाजाही आसानी से हो रही है। मौसम की मुश्किलों और कोरोना की चुनौती के बीच BRO ने कमाल का काम किया है। ऐसे 3 पुल 3 महीने में बनकर तैयार हो चुके हैं, जिनसे सेना को नई ताकत मिली है। एक लोहा ब्रिज था, बेली ब्रिज, जो कि कोई सक्षम नहीं था कि वो लोअर क्लास 24R था। और ये जो है, इसको रिकॉर्ड टाइम पे 3 महीने में बनाया गया था कि रिक्वायरमेंट के लिए, आर्मी का रिक्वायरमेंट के लिए, ताकि इसमें कोई भी किस्म की गाड़ी जो है ये LAC की तरफ जा सकती है। इसमें अभी कोई रुकावट नहीं है और गाड़ी आराम से पार कर सकती है कि लद्दाख होती हुई LAC की तरफ जाएगी। दाद देनी पड़ेगी सीमा सड़क संगठन की, जो मुश्किल हालात में भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। लद्दाख में भारत की चीन के साथ 1200 किलोमीटर लंबी LAC है। इस इलाके में BRO 40 सामरिक पुलों का निर्माण कर रहा है। पिछले 3 सालों में 20 सामरिक पुल बनकर तैयार हो गए हैं। ये पुल भारतीय जांबाजों की शक्ति का प्रतीक है। पहले नदी के ऊपर यहाँ पतला सा लोहे का ब्रिज था, इतना पतला कि इससे न टैंक गुजर सकते थे, न तोप और बड़े वाहन। मगर 3 महीने के भीतर BRO ने यहाँ ऐसा पुल बनाया है कि चीन तड़प उठा है। पहले इस सड़क पर इस तरह के पुराने लोहे के पुल बनाए गए थे, जिन्हें वैली ब्रिज कहा जाता था। और अब BRO ने पिछले 3 महीने के अंदर एक तरह से कह सकते हैं रिकॉर्ड समय में एक नया मजबूत पुल पर तैयार किया है, जिस पर सेना की बड़े वाहनों की, बड़े हथियारों की आसानी से आवाजाही हो सकती है। और यहाँ पर BRO मुश्किल हालात में, कई तरह की दुश्वारियाँ हैं। मौसम यहाँ पर लगातार बर्फबारी का मौसम रहता है, ठंडा है, और उसके साथ ही जो कोविड की चुनौती है, उसके बीच में मजदूरों का मनोबल यहाँ बनाए रखना। यहाँ पर आधुनिक मशीनों के साथ जो मजदूर हैं, वो दिन रात मुश्किल हालात में लगातार काम कर रहे हैं। चीन की तड़प बढ़ी है। उसे डर सताने लगा है कि अगर रास्ते अच्छे हुए, पुल मजबूत हुए, तो उसकी हर नाफरमानी का जवाब पलक झपकते मिलेगा। बगैर देरी किए भारत के जांबाज इन्हीं रास्तों से हथियार, तोप, टैंक और सैनिक जल्द से जल्द सरहद पर पहुंचा सकते हैं। आज तक वो पहला चैनल है जो लेह से साउथ पुल होते हुए दुनिया की सबसे ऊंचे मोटरेबल रोड खरदुंगला पहुंचा।
हुआ है और इस वक्त जुलाई के महीने में यहाँ पर ये हालात है। सेना की यहाँ पर लगातार मौजूद है। सालों में बीआरओ ने खरदुंगला सामरिक सड़क को सिंगल लेन से डबल लेन में बदल दिया, यानी सेना के बड़े वाहन, हथियार, टैंक आसानी से सियाचिन, दौलत बेगोल्डी और दूसरे इलाकों में पहुंचने लगे हैं। भारत खुद को सरहद पर बहुत शक्तिशाली बना रहा है और चीन की चिंता बढ़ा रहा है। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ मंजीत नेगी, नीमू, लेह, आज तक। इन्हीं तस्वीरों को देखकर लगातार परेशान हो रहा है चीन। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, कुछ और बड़ी खबरों के साथ फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।